वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेड इजी विद प्रोफेसर आसिफ कोरेजो। और आज मुलाहिजा कर रहे हैं आप मेरे चैनल की पहली वीडियो कि जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्यूअर्स, इस वक्त बोर्ड पर आपके सामने बेशुमार अल्फाज मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हर जागते इंसान के जहन में अनगिनत आइडियाज हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। क्या ख्याल है आपका कि क्या हम अपनी बात को किसी और तक पहुंचा पाएंगे अगर हम इन कार्ड्स को एक एक करके बेतरतीब अंदाज में पढ़ते चलें? हरगिज़ नहीं। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा जनाब इस वजह से होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या फिर यूं कहिए कि अपने आइडियाज़ को मौसर अंदाज से कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज को एक तरीके से जोड़कर ग्रामेटिकली करेक्ट और प्रॉपर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एक फ़न है कि जिसे सीखा जा सकता है। और इस फ़न को सीखने की इब्तिदा इस चैनल के ज़रिए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हासिल करके कर रहे हैं। बस याद रहे दोस्तों, हम इंग्लिश सेंटेंसेस में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज से आते हैं कि जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये 8 वर्ड्स की कैटेगरीज होती कौन कौन सी हैं। तो व्यूवर्स, ये रही वो 8 कैटेगरीज या वर्ड फैमिलीज कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को डिज़ाइन करती हैं। इनके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जनाब इनके बारे में जानकर हासिल क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, एंड लर्निंग देम वेल राइट एट द बिगिनिंग would greatly help you in understanding how sentences are structured and how different words, how these different word families interact or function within a sentence. अब अगर ऐसा है तो आइए इन वर्ड कैटेगरीज को वन बाय वन एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन वर्ड्स के फंक्शन के बारे में जान न लेंगे हम इस काबिल ना हो सकेंगे कि जान सकें कि सही जुमले कैसे बनते हैं। आफ्टर ऑल, कंस्ट्रक्टिंग करेक्ट सेंटेंसेस ओनली विल मेक यू अ बेटर कम्युनिकेटर। जी, तो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिनमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो हैं कि जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी कि नाउन और वर्ब। और वर्ब तो इस कदर पावरफुल कैटेगरी या वर्ड फैमिली है कि जनाब कि जिसके बिना आप इंग्लिश में एक भी जुमला, जी हाँ, कोई एक जुमला भी इंग्लिश में ऐसा आपको नहीं मिल सकता कि जो वर्ब के बिना बना हो। इस कदर पावरफुल ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इब्तिदा करते हैं नाउन की डेफिनेशन से। नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। और अगर मैं इस डेफिनेशन को एक वर्ड में समो दूं तो वो वर्ड होगा नेम्स का, यानी कि नाउन्स बेसिकली नेम्स होते हैं। और वो नेम्स इन 4 कैटेगरी में से किसी भी एक का हो सकता है, बल्कि यहाँ पर मुझे कहने दीजिए कि नाम कोई भी हो, चाहे वो इंसानों का नाम हो या जानवरों का नाम हो, जगहों का नाम हो, चीज़ों का नाम हो, आइडियाज़ यानी ख़यालात या कैफियत या जज्बात, कोई भी नाम वो जनाब बिलोंग करेगा नाउन की वर्ड फैमिली को। आपके सामने इस वक्त 5 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जबकि प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि ये नाउन की जगह पे आते हैं तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट्स कहलाते हैं। यानी अगर मुझे एक नाम आसिफ को हटाना हो किसी भी लेट्स से पैराग्राफ में बार बार इस्तेमाल करने से हटाना हो,
तो मैं आसिफ को पहले जुमले में इस्तेमाल करने के बाद जब भी आसिफ का जिक्र करूंगा तो मैं उसकी जगह इस्तेमाल करूंगा ही। और ये इसलिए होता है कि एक लिहाज से राइटिंग के अंदर या स्पीकिंग के अंदर एक बोर्डम की कैफियत को ज़ायल करने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार किसी एक नाम का इस्तेमाल जो है वो राइटिंग को मोनोटनस बना दे या उसमें बोरियत ले आए। तो उस कैफियत को हटाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट्स का सहारा लेते हैं। Verbs are basically words that show action or state of being। ये पहली की 3 मिसालें ये एक्शंस की हैं और अगली की 2 मिसालें स्टेट ऑफ बीइंग की हैं। यानी एक ऐसा वर्ड कि जो एक्शन का बताता हो या फिर ये बताता हो कि किस कैफियत में है कोई। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। एंड ही वॉज द चेयरमैन, वो चेयरमैन था। तो ये दोनों काम यानी कि एक्शंस और स्टेट्स का ये दोनों काम वर्ब के ज़िम्मे है, कि जिसे मैंने थोड़ी देर पहले करार दिया था सबसे पावरफुल वर्ड फैमिली, कि जिसके बिना आप कोई भी एक जुमला इंग्लिश में नहीं बना सकते। एडवर्ब्स, शायद वर्ड का नेम इटसेल्फ आपकी मदद करता हो कि एडवर्ब वो वर्ड्स कि जो वर्ब्स की या फिर एडजेक्टिव्स की या एडवर्ब्स की मीनिंग में इजाफा करें, उनको मज़ीद बेहतर अंदाज से पेश करके बयान करें, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स। और तभी उनकी ये क्वालिटी कि किसी और वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी में इजाफा करने की, ये उन्हें बनाती है क्वालिफायर्स। 5 मिसालें तो आपके सामने मौजूद ही हैं, स्लोली, यस्टरडे, नाइसली, सो और वेरी। लेकिन इनको मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए इन 3 जुमलों के ज़रिए मज़ीद आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों जुमलों में एक ही किस्म का सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, यानी कि ही। और ये जो रेड कलर में आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये बेसिकली एडवर्ब्स हैं जो इन तीनों जुमलों में 3 मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुए। पहला जुमला देख लेते हैं। ही वॉक्स स्लोली, वो चहलकदमी करता है, वो वॉक करता है, लेकिन कैसे? स्लोली। तो स्लोली ने वॉक्स को मज़ीद बेहतर अंदाज में, क्लियर कट अंदाज में पेश किया है सुनने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए। तो यहाँ क्योंकि इस रेड कलर वर्ड ने वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है, उसे क्वालिफाई किया है, तो हमने इसे करार दे दिया है एडवर्ब, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने वाला। लेकिन क्योंकि एडवर्ब की क्वालिटी सिर्फ वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने की ही नहीं होती, बल्कि ये एक एडवर्ब की और एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा भी करता है, जो कि अगली दोनों मिसालों में बताने की कोशिश की गई है। सेकंड एग्जाम्पल, ही वॉक्स। अब ये नहीं है कि ही वॉक्स स्लोली, अब यहां दूसरी एग्जाम्पल में है ही वॉक्स वेरी स्लोली, यानी किस हद तक, कौन सी डिग्री है, यानी क्या रेट है स्लो चलने का। तो वो वॉक करता है लेकिन बहुत आहिस्ते से। तो यहाँ स्लोली तो पहले ही एडवर्ब था, जो कि पिछले जुमले में प्रूव हो चुका था। अब उस एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है, उस एडवर्ब की मीनिंग को मज़ीद क्लियरली पेश किया है इस वेरी वर्ड ने। तो यहाँ पर ये वेरी एक एडवर्ब हो गया कि जिसने अनलाइक फर्स्ट एग्जाम्पल एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है। और यही एडवर्ब बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से तीसरे जुमले में आ रहा है कि जहाँ पर न ही किसी वर्ब की मीनिंग इजाफा कर रहा है, न किसी और एडवर्ब की, बल्कि एक एडजेक्टिव की मीनिंग इजाफा कर रहा है। अगर मैं लिखता ही वॉज एक्साइटेड, कि वो पुरजोश था, तो ये एक और अंदाज से देखा जाता है। लेकिन जब मैंने कहा कि ही वॉज सो एक्साइटेड, कि वो बहुत पुरजोश था, तो इस बहुत ने पुरजोश को एक और रंग से, एक और अंदाज से पेश किया। और ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करने का जो सेहरा है वो एडवर्ब के सर जाता है
क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि वो वर्ड है कि जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की मीनिंग को और मज़ीद अच्छे से क्वालिफाई करके बताए, और तभी ये कहलाता है एक क्वालिफायर। चलें तो बढ़ते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन की जानिब। एडजेक्टिव भी जनाब एक क्वालिफायर ही होता है, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह एडवर्ब एक क्वालिफायर होता है। लेकिन ये क्वालिफायर किस तरह एडवर्ब से डिफरेंट होता है, उसके लिए आपके सामने रखी गई है ये डेफिनेशन कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है या इजाफा करता है किसकी मीनिंग में, नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में, जबकि एडवर्ब वो क्वालिफायर था कि जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा था। ये जो 5 मिसालें एडजेक्टिव की दी गई हैं, यानी कि स्लो, रेनी, रेड, नाइस और 11 को, इन मिसालों को आप इन जुमलों में इस्तेमाल होता देखें और समझने की कोशिश करें। ही इज अ स्लो रनर। लेकिन एक मिनट, मैं ये आपको बताता चलूं कि जो रेड लेटर्ड वर्ड हैं ये तमाम एडजेक्टिव्स हैं कि जिनका जिक्र यहाँ इस डेफिनेशन के नीचे दी गई मिसालों में भी किया गया है। और इन रेड लेटर वर्ड्स के साथ जो ब्लैक कलर में वर्ड्स हैं कि जिनकी तरफ एरो निशानदेही कर रही है, वो तमाम के तमाम हैं नाउन्स, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की मीनिंग में इजाफा करता है। तो बिल्कुल आप वैसा ही यहाँ होता देख रहे हैं इन 5 एग्जाम्पल्स के अंदर। लेट्स व्यू द फर्स्ट वन। ही इज अ स्लो रनर। वो किस किस्म का रनर है? रनर एक नाउन है। नाउन को सुनने वालों के लिए या पढ़ने वालों के लिए आसान करके और बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट बना के पेश किया है एक एडजेक्टिव ने कि वो जनाब वो एक स्लो रनर है। वी इंजॉयड द रेनी वेदर। कौन सा वेदर? रेनी वेदर। वेदर इज अ नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करने वाला एडजेक्टिव आप उसे फंक्शनली यहां पर होते देख रहे हैं, और कुछ इसी के साथ काम वो तीसरी एग्जाम्पल में कर रहा है। शी वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ्स। किस रंग के कपड़े? रेड। आई लाइक नाइस पीपल। कौन से अफराद मुझे पसंद हैं? अच्छे लोग। अच्छे लोग मुझे पसंद हैं। 11 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर अपीयर हुए। तो इन 5 एग्जाम्पल्स ने प्रूव ये किया कि यहाँ एडजेक्टिव जो है उसका काम है नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करना, और इसी इजाफे की बुनियाद पर इसे क्वालिफायर कहा गया, बिल्कुल एडवर्ब की तरह। लेकिन एडवर्ब एक डिफरेंट क्वालिफायर है और एडजेक्टिव एक डिफरेंट, जो कि मिसालों ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, टू, बिटवीन एंड अक्रॉस, जिन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, इनका काम होता है हमें बताना प्लेस, पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन वगैरह वगैरह के बारे में। और ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बल्कि मुझे कहने दीजिए, जो शुरुआती जो 3 मिसालें आपके सामने रखी गई, इनका तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। कंजंक्शंस के ज़िम्मे हैं वर्ड्स को जोड़ना, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को मिलाना या फिर जुमलों को मिलाना। और ये अल्फाज कौन से होते हैं? ये अल्फाज होते हैं एंड, बट, और, बिकॉज और सो। और इसी वजह से जब हम कंजंक्शन के एक वन वर्ड कीवर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है कनेक्टर्स। बढ़ते हैं आखिरी के हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की जानिब, कि जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में इजहार करते हैं, कि जिनमें से कुछ आपके सामने यहाँ रखे गए हैं। वाव, हे,
alas, oh and ouch। अब याद रहे कि इन वर्ड्स के आगे हम एक खास पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं कि जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि जिसे आप लाइक करना हरगिज नहीं भूलेंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में कि जिसका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।